हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपना फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये हमारे एक्सचेंज रेट का एक टाइप है, राइट? जो प्रीवियस वाला हमारा वीडियो था उसमें हमने समझा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स के जो नेम थे वो हमने देखे थे। 3 टाइप्स होते हैं: फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 3 हमारे क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब उसमें से जो फर्स्ट वाला टाइप है, दैट इज जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे और जो हमारे कमिंग वीडियोस होंगे उसमें हम अपने जो बचे हुए जो पार्ट्स हैं उसे कवर करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को इस चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक टाइप है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से? हमें फिक्स्ड रेट, राइट, यही समझ में आ रहा है ना? उससे हम यही समझ पा रहे हैं कि एक फिक्स्ड रेट है जिसमें कि जो हमारा एक्सचेंज है वो क्या होता है, वो एक्सचेंज हम किया जाता है, राइट? मतलब कि जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट है वो फिक्स्ड है, वो हो गया हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। यहाँ पर जो है कोई भी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस नहीं होता है, जो एक बार डिसाइड हो गया वो डिसाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो डिसीजन होता है ये बेसिकली ऐसा नहीं कि भाई हमारा मन किया कि ना हम रखेंगे $1 इज इक्वल्स टू 79 रुपीज, तो हमारा मन किया तो हमने ऐसा रख लिया। ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ जो है हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो कैसे जो है हमारा पूरा डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, वैसे आज की अगर हम डेट में देखें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम वर्क नहीं करता। ये बहुत ही पुराने टाइम की बात हो गई कि जब ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था तो ये जो हमारा रेट था वो एक फिक्स्ड मेथड से जो है डिटरमाइन किया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। आप सब लोग देख सकते हैं वो फिक्स्ड नहीं है। डेली हम कोई ना कोई चेंजेस देख लेते हैं हमारी करेंसीज के बीच में, राइट? तो वो क्या बता रहा है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो अब वो कौन सा पर्टिकुलर मेथड होता है वो जब हम पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगी कि एट प्रेजेंट कौन सा पर्टिकुलर टाइप जो है वो हेल्प करता है हमें डिटरमाइन करने के लिए। ओके, बस अभी यहाँ पर हमें इतना पता है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो नहीं हम यूज करते हैं इसे डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, सो होता क्या है एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं। So exchange rate is determined by the central bank of the country and the changes can be made by the central bank only. किसने डिटरमाइन किया ये एक्सचेंज रेट? सेंट्रल बैंक ने। और इसमें चेंजेस कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक। अगर आपका और मेरा मन है तो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता, हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल काम नहीं चलेगा। ठीक है, भले ही कुछ भी डिमांड हो रही हो, कुछ भी सप्लाई हो रही हो, वो डिटरमाइन नहीं करता इसके अंदर हमारा जो एक्सचेंज रेट होता है। वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक अथोराइज्ड हम बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है जिसे कि अथॉरिटी मिली है कि वो जो है अपना ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करे। ठीक है, There are 2 methods to determine exchange rate under this system. अब इसके अंदर भी ना 2 सिस्टम है, 2 मेथड्स हैं। एक हो गया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और एक हो गया द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, ये दोनों में क्या है वो समझते हैं। देखो, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट तो चलो ठीक है, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि न्यू टर्म है, हम जो है अजम्पशन नहीं लगा सकते कि ये क्या होता होगा, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में तो हम थोड़ा अज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या होता होगा। गोल्ड के बेसिस पर जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, राइट? हम बिल्कुल बोल सकते हैं ये कि भाई वो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट जो कि गोल्ड के बेसिस पर डिटरमाइन किया गया। अब गोल्ड के बेसिस पर कैसे डिटरमाइन किया जाएगा वो देखते हैं। ओके, so according to this system, gold was taken as the common unit of parity between currencies of different countries in circulation. ठीक है, each country was to define the value of its currency in terms of gold. Accordingly, value of one currency in terms of the other currency was fixed considering gold value of each currency. ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, हर एक जो कंट्री होगी
वो अपनी करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में डिफाइन करने वाली है। ठीक है, किसके टर्म्स में? गोल्ड के टर्म्स में। जैसे कि मान लो जो यूएस है, उन्होंने बोला कि $1 इज इक्वल्स टू 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, ये जो है वो यूएस ने बोला कि हमारी जो करेंसी है वो $1 कितने के बराबर है? 5 ग्राम्स। मतलब कि अगर 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है यूएस देगी तो उन्हें $1 मिलेगा। सॉरी, अगर 5 ग्राम्स जो है वो यूएस को कोई भी देगा तो उन्हें $1 मिलेगा। ठीक है, अब इसकी जगह पे और कोई हम ले लें अपना एग्जाम्पल। तो मान लो हमने बोला है कि भाई हमारा जो 1 yen इज इक्वल्स टू 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये जो है ये इन्होंने जापानीज येन ने, मतलब कि जापान ने अपनी जो करेंसी है उसे किस फॉर्म में डिफाइन की? उसे डिफाइन की 2 ग्राम्स में। ठीक है, तो अब देखो, अब $1 को चाहिए तो 5 ग्राम दो, 1 येन चाहिए तो 2 ग्राम दो। तो ये इस पर्टिकुलर वे में जो है हर एक कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू बताती है किसके टर्म्स में? गोल्ड के टर्म्स में। ठीक है, कि भाई कितने गोल्ड में आपको क्या मिलने वाला है। अब एक बार ये चीज डिटरमाइन हो गई तो वो फिक्स्ड रहती है। ऐसा नहीं कि भाई आज हम बोल रहे हैं कि 5 ग्राम्स दोगे तो $1 मिलेगा, 2 दिन बाद में बोल रहा है कि 10 ग्राम्स दोगे तो $1 मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर 5 ग्राम्स बोला है तो 5 ग्राम्स रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। हाँ, चेंजेस होंगे। चेंजेस हमने देखे कि सेंट्रल बैंक इसे फिक्स कर रही है और सेंट्रल बैंक इसे चेंज कर रही है। चेंजेस होंगे लेकिन कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पर फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ये केस नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ी कंसिस्टेंसी भी रहती है। फिक्स्ड नाम है तो फिक्स्ड नाम का कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। फिक्स्ड से क्या समझ में आ रहा है कि भाई थोड़े टाइम तो वो फिक्स्ड रहेगा ही रहेगा। ओके, सो आई होप कि ये वाला जो पर्टिकुलर है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, कि भाई गोल्ड के बेसिस पर हर एक कंट्री जो है वो अपनी करेंसी की वैल्यू डिफाइन करती है और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा एक्सचेंज है वो किया जाता है। ठीक, फिर आता है हमारा जो सेकेंड वाला है, द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब क्या है भाई? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। ये इसमें क्या हुआ था वो समझते हैं। सो द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 रीस्टैब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स। कब डिटरमाइन किया गया ये भी याद रखो। देखो, नाम से हम लोग याद रख सकते हैं ना, ये जो नेम है द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इससे हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, ईयर याद रख लो, कौन सी ईयर में? 1944 में एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो है हमारा ये जो एक्सचेंज रेट है वो रीस्टैब्लिश हुआ। अब वो रीस्टैब्लिश क्यों हुआ? देखो, यहाँ पर जो पहले वाला था हमारा कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाला जो सिस्टम था, तो गोल्ड स्टैंडर्ड रेट में ये होता था कि आप अगर बोल रहे हो कि इतनी जो है आपकी करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, तो हर एक कंट्री को उतना गोल्ड जो है वो एज अ रिजर्व रखना भी पड़ता था। ठीक है, तो अब देखो ये बहुत ज्यादा क्या हो गया कि जिसके पास में जितना ज्यादा गोल्ड उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा, ऐसा हो रहा था। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हर एक पर्सन या हर एक कंट्री के पास में गोल्ड अवेलेबल हो। हर एक कंट्री के पास में अलग अलग जो है मेटल्स अवेलेबल होते हैं, उनकी जो भी नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री के पास में गोल्ड हो उतना कि वो एज अ रिजर्व रख सके। उसके बाद में एज अ रिजर्व रखना गोल्ड को एक रिस्की काम भी था। तो जो हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड रेट था उसमें से थोड़ा सा क्या किया गया? मॉडिफिकेशन किया गया। फिर ये बोला गया कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये डिसाइड हुआ था कि ठीक है, जो हमारी करेंसी का रेट है या जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हम फिक्स्ड ही रखेंगे, लेकिन अब गोल्ड के टर्म्स में नहीं, अब किसी दूसरे टर्म्स में। तो अब वो किस टर्म्स में रखने वाले? तो बताऊं वो किस टर्म्स में थे? वो था हमारा कि भाई जो यूएस डॉलर है उसके टर्म्स में सारी करेंसी की वैल्यूज को डिफाइन करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है,
तो यूएस डॉलर के टर्म्स में हर एक करेंसी को एक्सप्रेस करना है। जैसे कि बोल दिया कि $1 इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, तो अब यहाँ पर हम समझ गए कि अच्छा ठीक है, अगर $1 को खरीदना है तो 60 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने सिर्फ और सिर्फ डॉलर के टर्म्स में जो है अपनी पूरी जो करेंसी है उससे क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और सिर्फ ये रुपीज ही नहीं, जितनी भी डिफरेंट हमारी करेंसीज हैं वो सारी किसके टर्म्स में डिफाइन की गई, डॉलर के टर्म्स में। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि 180 करेंसीज हैं पूरी वर्ल्ड में, तो वो सारी करेंसीज की जो वैल्यू है वो डॉलर के टर्म्स में फिक्स की गई। ओके, तो ये क्या था, एक मॉडिफिकेशन था गोल्ड स्टैंडर्ड रेट से ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट तक। ठीक है, कब हुआ ये, तो ये हुआ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में। This was different from the international gold standard in the choice of asset in which national currencies would be convertible। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बोला गया कि भाई जरूरी नहीं कि आप गोल्ड ही रखो, ये हम नहीं बोल रहे कि आप गोल्ड ही रखो, आप कोई भी एसेट रख सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जरूरी नहीं है ना कि हर एक कंट्री के पास में गोल्ड हो, तो वैसे ही जो ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये डिसाइड किया गया कि अच्छा ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ही रखो एज एन एसेट, आप कोई भी एसेट रख सकते हो। ठीक है, Under this system, countries were required to fix their currency against US dollar। ठीक है, जो US डॉलर है उसके अगेंस्ट जो है करेंसीज को डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड was delegated with supervisory role under this system। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, आप लोगों ने नेम सुना होगा। सो IMF जो है उसका स्टेब्लिशमेंट जो है वो यहीं से हुआ कि ये जो पर्टिकुलर US डॉलर के टर्म्स में हम लोग सारी करेंसीज की वैल्यू को फिक्स कर रहे थे, तो एक वॉच डॉग भी होना चाहिए, राइट, कि जो हर एक चीज को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करे, सारी चीजों पर अच्छे से ध्यान दे, किसी के साथ में भी कोई भी काइंड ऑफ पार्शियलिटी नहीं हो रही है, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पर ध्यान दे। इसलिए जो है एक इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया गया जिसका नेम रखा गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, दैट इज IMF। अब अगर हम देखें तो IMF बहुत सारे दूसरे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, लेकिन जब वो स्टैब्लिश हुआ तो उसका ये रीजन था। ठीक है, तो ये है हमारा द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। आई होप कि ये जो दोनों हमारे मेथड्स हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंडर, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे कि गोल्ड स्टैंडर्ड रेट क्या होता है और जो हमारा द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। देखो एकदम सिंपल से हैं, नाम से घबराना नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना सिर्फ और सिर्फ ऐसे भारी भरकम नेम देख के मत घबराया करो, पहले उस चीज को समझोगे तो हर एक चीज इजी लगेगी ही। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now, when the value of domestic currency is tied to the value of another currency, it is known as pegging। ठीक है, क्या हो रहा है भाई कि अगर आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू किसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में रखी जाए तो उसे पेगिंग बोलते हैं। जैसे कि जो इंडिया की करेंसी है उसका जो है हमारी वैल्यू जो है वो डिफाइन की गई है डॉलर के टर्म्स में, तो वो क्या है, वो है पेगिंग। ठीक है, when value of currency is fixed in terms of some other currency or in terms of gold, it is known as parity value। अब अगर हम गोल्ड के टर्म्स में या कोई भी डिफरेंट एसेट के टर्म्स में जो है अपनी जो करेंसी है उसे डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो होता है पैरिटी वैल्यू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि जब गोल्ड के टर्म्स में हम रख रहे थे अपनी करेंसी की वैल्यू, तो वो क्या थी, वो थी हमारी पैरिटी वैल्यू, और जब हम अपने करेंसी के टर्म्स में बताते हैं तो वो हो जाती है पेगिंग। ठीक है, सो आई होप कि ये जो दोनों टर्म्स हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। फिर आते हैं मेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब क्या क्या एडवांटेजेस थे, देखो ये पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक जनरल बात कर लेते हैं कि क्या क्या थे। कौन इस पर्टिकुलर पूरे सिस्टम को जो है सुपरवाइज कर रहे थे, तो वो है हमारे सेंट्रल बैंक, राइट। हर एक कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है वो जो है वही फिक्स करती थी एक्सचेंज रेट और वही चेंज करती थी एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कोई कंसेप्ट नहीं था। सेंट्रल बैंक जो है वो उनके अकॉर्डिंग, उन्हें जो चीज सही लगती थी उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी। ठीक है,
तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन्ड रहती थी कि भाई आपका जो एक रेट है वो कुछ टाइम तक तो स्टेबल रहने वाला है, राइट। अदरवाइज अगर फ्लक्चुएशंस हम देखें, अगर डिमांड और सप्लाई के टर्म्स में ये जो हमारी रेट है वो अगर डिटरमाइन की जाती तो हम देख सकते हैं बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। भाई डिमांड सप्लाई तो डेली चेंज होती है, राइट। तो डेली जो है वो जो हमारे एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता, तो यहां पर वो चीज नहीं हो रही है, तो वो क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया, राइट। सो वही हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। कैसे इंश्योर कर रहा है स्टेबिलिटी, वो चीज मैंने आप लोगों को समझा दी है एंड आई होप कि आप लोगों को क्लियर भी है। Promotes capital movements because it does not involve any uncertainties about exchange rate that may cause capital loss। पहली चीज तो कैपिटल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, कैपिटल मूवमेंट का मतलब होता है कि एक करेंसी को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचा दें, ठीक है। मतलब कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये क्या हो रहा है, ये कैपिटल मूवमेंट ये तो हो रहा है। भाई जो इंडिया की करेंसी है मैं उसे कन्वर्ट कर रही हूँ डॉलर में और अमेरिका में यूज कर रही हूँ, राइट। जो इंडिया की करेंसी है उसे मैं कन्वर्ट कर रही हूँ यूरो में और मैं यूज कर रही हूँ। मैं इंडिया की करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट करके उसे यूज कर रही हूँ, हर एक पर्टिकुलर कंट्री में यूज कर रही हूँ, ठीक है। मतलब कि जहां पर वो होते हैं, तो यहाँ पर ये जो है कैपिटल मूवमेंट हो रहा है कि आपकी जो करेंसी है, आपकी जो मनी है वो मूव कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपका जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो प्रमोट करता है कैपिटल मूवमेंट को। कैपिटल मूवमेंट वो क्यों प्रमोट करता है, because it does not involve any uncertainty about exchange rate that may cause capital loss। देखो अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, हमारा जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है यहाँ पर अनसर्टेनिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज ये रेट फिक्स्ड है। अगर यहीं पर ही मैं बोलती कि आपका जो ये पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग है, मतलब कि वो फ्लोट करता ही रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस होते ही रहते हैं, वो डिमांड और सप्लाई पर अगर डिपेंडेंट है, तो देखो जब ऐसा कोई अगर दिन होगा जब डिमांड बहुत हाई है तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ड्रास्टिकली चेंज होगा। वैसे ही अगर डिमांड बहुत ज्यादा लो चली जाए तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, राइट। सेम गोज विथ सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई के कारण जो आपके एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा राइज या फॉल हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर वो फॉल होंगे तो सिंपल सी चीज है, क्या होगा, लॉस होगा। मैंने तो भाई इन्वेस्टमेंट किया था सोच के कि मुझे ना अच्छे से रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन हुआ क्या कि ये जो डिमांड सप्लाई थे इनके कारण जो एक्सचेंज रेट था वो एकदम फॉल हो गया और जो मैंने जितना इन्वेस्ट किया था मुझे उतना भी नहीं मिल पाएगा, राइट। तो यहाँ पर अगर ये जो डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी रहती है कि भाई मार्केट में क्या हो जाएगा, राइट। लेकिन जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है वो फिक्स्ड रहता है, यहाँ पर अनसर्टेनिटीज नहीं रहती है रिगार्डिंग योर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो जब अनसर्टेनिटीज नहीं है, आपको श्योरिटी है कि ये जो पर्टिकुलर रेट है ये ऐसे ही रहेगा, तो कैपिटल लॉस होने के चांसेस भी कम है। मतलब कि ये जो आपकी मनी वैल्यू है वो डिक्रीज होने के चांसेस भी कम है। इसलिए जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है कैपिटल मूवमेंट को, ठीक है। इट स्टॉप्स स्पेक्यूलेशन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्पेक्यूलेशन क्या होता है, स्पेक्यूलेशन होता है कि आज मैं ना कुछ अज्यूम कर रही हूँ फ्यूचर को लेके, मैं स्पेक्यूलेट कर रही हूँ कि अच्छा इन फ्यूचर ना ये जो रेट है ये बहुत इंक्रीज होने वाला है, तो एक काम करती हूँ मैं अभी से जो है डॉलर्स वगैरह परचेज करके रख लूँ, फिर बाद में ना इसे सेल कर दूंगी जब रेट बहुत हाई हो जाएंगे। ये क्या है, स्पेक्यूलेशन है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैंने ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी है वो अंडरटेक की। सो स्पेक्यूलेशन जो है वो हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे रेट्स हैं वो कैसे हैं, फिक्स्ड है। तो आप स्पेक्यूलेट ही नहीं कर सकते ना कि इन फ्यूचर जो है आपका प्राइस इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो रहा, तो इसलिए ये भी एक पर्टिकुलर इसका एडवांटेज बनता है। अब स्पेक्यूलेशन करना, अगर कोई भी कहीं पर भी स्पेक्यूलेशन होता है तो वो उस चीज का डिसएडवांटेज कैसे हुआ,
तो देखो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, जब स्पेक्यूलेशन होता है, मतलब कि स्पेक्यूलेट अगर कोई भी एक पर्सन कर रहा है तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है, राइट। अगर मैंने स्पेक्यूलेट किया है कि इन फ्यूचर जो है वो मार्केट अच्छा होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी, मैं अभी जो है अपनी परचेजिंग कर लूँगी और इन फ्यूचर उसे सेल कर दूँगी, तो मेरी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो सब लोग क्या सोचेंगे कि भाई ऐसा होने वाला है, तो सबकी डिमांड इंक्रीज हो गई। अब सडनली जो है वो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, या फिर सेम केस में उल्टा कर लो कि सडनली जो है वो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्पेक्यूलेशन के कारण जो आपकी मार्केट की स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा जो है वो हिंडर करती है, वो स्टेबल नहीं रह पाती है, ठीक है। सो स्पेक्यूलेशन इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इकोनॉमी। इसलिए ये जो पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट सिस्टम है, ये इसका एक एडवांटेज है कि ये स्टॉप करता है स्पेक्यूलेशन को, ठीक है। फिर आता है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू चेक इन्फ्लेशन। जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो इन्फ्लेशन चेक करने में हेल्प करता है। देखो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक एथोराइज्ड बॉडी है, वही पूरे एक्सचेंज रेट को देखती है, उसमें जो है जो भी चेंजेस लाने होते हैं वो लाती है, नहीं लाने होते हैं नहीं लाती, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है इंस्टीट्यूशन वो अकाउंटेबल है किसी भी काइंड ऑफ क्वेश्चन के लिए, तो वो जो एक पर्टिकुलर हमारी सेंट्रल बैंक है वो सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद में ही तो बताएगी कि क्या पर्टिकुलर रेट होने चाहिए, राइट। तो जो ये जो चीज़ है वो हेल्प करती है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर जो वेरिएबल है उसे अच्छे से मेजर कर सकते हो, उसके बारे में सब कुछ देख सकते हो। अगर यही सेम केस होता हमारा डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर अगर ये किया जाता, तो देखो यहाँ पर ये होता है कि भाई कभी भी जो आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा, कभी भी डिक्रीज हो रहा, तो ये एक स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता। यहाँ पर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से मेजर नहीं कर पाती कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है वो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें फिक्स्ड है और अच्छे से जो है हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो किया जा सकता है, ओके। सो आई होप कि ये जो मेरिट्स है हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। फिर जैसे मेरिट्स थे वैसे हमारे क्या आ जाएंगे, डीमेरिट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो डीमेरिट्स क्या है, इट रिक्वायर्स हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड, ह्यूज गोल्ड रिजर्व्स हिंडर मूवमेंट ऑफ कैपिटल और फॉरेन एक्सचेंज। क्या चाहिए भाई हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में, हाई रिजर्व्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अगर गोल्ड आप ज़्यादा नहीं रखोगे तो आपकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है करेंसी की वो भी ज़्यादा नहीं होगी। गोल्ड के बेसिस पर जो है वो करेंसी की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, ओके। सो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ओके। इट डिस्करेजेस द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग फ्री मार्केट्स। अब ये फ्री मार्केट्स नहीं है ना, फ्री मार्केट क्या होता कि अपने अकॉर्डिंग अपने मन से जो है ये सारे जो एक्सचेंज रेट है वो चलते, अपने मन से जो है वो प्राइजेस डिटरमाइन किए जाते, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या हो रहा है, फ्री मार्केट्स नहीं है, यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक जो है वो डिटरमाइन करती है सब कुछ, तो ये फ्री मार्केट नहीं है, ठीक है। इट में रिजल्ट इन अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अब पहले तो ये समझ लो कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन होता क्या है। सो ओवर वैल्यूएशन क्या मतलब समझ में आ रहा है, उसकी जो वैल्यू है उससे ज़्यादा उसका क्या कर दिया, उसका रेट रख दिया, राइट। मान लो वैल्यू थी 50 रुपीज़ की लेकिन हम बोल रहे हैं 70 रुपीज़, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओवर वैल्यूएशन की। इतनी जो है करेंसी वो हमारी, मतलब कि कोई भी एक करेंसी है वो इतनी एबल नहीं थी कि इतना अमाउंट उसके लिए, इतनी वैल्यू उसकी रखी जाए, लेकिन फिर भी वो रखी, तो वो हो गया हमारा ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। It is a situation in which the exchange rate of the currency exceeds what the open market is willing to pay, ठीक है। और फिर आता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी। भाई 50 होना था वैल्यू, लेकिन हो कितनी रही है 30, तो जो है जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी अंडर वैल्यूएशन। So it is a situation in which the value of currency is lower than what is expected in the exchange rate, ठीक है। It may not be the market equilibrium। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि मार्केट इक्विलिब्रियम ना हो। मार्केट इक्विलिब्रियम कब डिटरमाइन किया जाता है, जब डिमांड और सप्लाई मैच हो जाए। अब लेकिन यहाँ पर हम डिमांड सप्लाई को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो, ठीक है।
An economy following this system may find it difficult to combat either depression or recession. अब ऐसा हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि भाई आपकी जो ग्रोथ है वो भी कम होती जा रही है, बिकॉज अब आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है कोई भी दूसरी करेंसीज के लिए। तो ये डिप्रेशन या रिसेशन ला सकती है। ये होते क्या है, रिसेशन होता है स्टूडेंट्स की आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। मान लो वो फॉर सम मंथ्स, ठीक है, अगर कुछ मंथ्स के लिए डिक्रीज हो रही है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो उसे हम रिसेशन बोलते हैं। और रिसेशन से ज़्यादा खतरनाक होता है डिप्रेशन। अगर रिसेशन जो है वो कंटिन्यूड रहता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो डीमेरिट्स है आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ये अच्छे से क्लियर होंगे आप सभी को। तो यहाँ पर हमने जो हमारा ये फर्स्ट वाला टॉपिक था, मतलब कि जो फर्स्ट वाला टाइप था हमारा, वो हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ भी गया होगा ये पर्टिकुलर जो हमारा टॉपिक था। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा वो हमारा सेकेंड वाला टाइप लेके आएगा। एंड सेकेंड टाइप कौन सा है, तो वो है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। अब वो इससे कुछ डिफरेंट होगा, देखेंगे कि वो क्या होता है अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू।